दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं 14 मई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। आज के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिन्हें भी PDF या टेस्ट की जरूरत होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां विजिट करके आप PDF या टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में किन दो देशों के मध्य युद्ध शुरू हो गया। कौन से वो दो देश हैं जिनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, तो दोस्तों शायद आप न्यूज के बारे में जानते होंगे, इस समस्या के बारे में जानते होंगे, इस विवाद के बारे में आपको पता होगा। दो देश हैं दोस्तों दुनिया में जिनके बीच में अभी युद्ध की शुरुआत हो गई। हो सकता हो कि ऐसा हो कि तृतीय विश्व युद्ध यहीं से स्टार्ट हो जाए। आप कहोगे सर आप बिना जाने समझे ऐसा क्यों बोल रहे। दोस्तों उसके पीछे रीजन है। वो दो देश कौन से हैं दोस्तों, तो एक देश है इजराइल और दूसरा देश है फिलिस्तीन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा हो तो वहां भी आपने पढ़ा होगा कि कैसे लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच में थी, फिर यहां पर गुटबाजी होने लगी और मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में पूरी दुनिया दो भागों में बट गई और इसके बाद जम के लड़ाई हुई है। तो इस बार भी दोस्तों कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ये जो दो देश हैं, इन दो देशों में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है। क्या, तो याद रखिए यहां पर हजारों की संख्या में मिसाइल दागे जा रहे हैं। अगर मान लो किसी दो देश के बीच में लड़ाई हो रही है और वहां पर लड़ाई मिसाइल से हो रही है, तो कहीं ना कहीं यह युद्ध का रूप ले चुका है। और यह और भयानक रूप इसलिए लेने वाला है क्योंकि यहां पर फिलिस्तीन के साथ देने के लिए जो ओपेक कंट्रियां होती हैं, जिनमें ओपेक कंट्रियों का आपने समूह पढ़ा होगा कि इनमें कुल 57 देश हैं। कितने देश हैं? 57 देश हैं। ये 57 देश फिलिस्तीन के साथ आकर के खड़े हो गए हैं। और अब जो है एक ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा विश्व इन दो देशों को अपना धुरी मान करके बंटना चाहता है, क्योंकि यहां पर 57 देश एक साथ इसके साथ आ रहे हैं और इजराइल के साथ आ रहा है अमेरिका। कौन आ रहा है? इजराइल के साथ आ रहा है अमेरिका। तो बात आती है ना कि क्या ये लड़ाई का रूप ले रहा है कि नहीं। ये ठीक एकदम लड़ाई का रूप लेता जा रहा है। आपके मन में सवाल होगा कि सर ऐसा क्या हुआ कि इस देश में दोनों देशों के बीच लड़ाई हो रही है। दोस्तों कुछ नहीं हुआ, जैसी कंडीशन भारत और पाकिस्तान के बीच में है, कुछ ऐसी ही कंडीशन वहां पे बन गई। पहले आप जान लो कि कहां पर क्या है। दोस्तों अगर मैं फिलिस्तीन देश की बात करूं तो फिलिस्तीन देश जो है दोस्तों ये मुस्लिम बाहुल्य देश है। कैसा है? ये मुस्लिम बाहुल्य देश है। ये मुस्लिम बाहुल्य है, इसीलिए तो ओपेक कंट्री इसका साथ दे रहे हैं, अन्यथा इसका साथ कोई देता नहीं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इजराइल की, तो इजराइल दोस्तों दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर यहूदी रहते हैं। कौन रहते हैं? यहूदी। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि दुनिया के एकमात्र ऐसा देश है? इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो आपने हिटलर का नाम सुना होगा, और हिटलर ने 1 लाख यहूदियों को मरवा दिया था, मतलब उनको जिंदा जमीन में दफन करा दिया। अनेक अनेक तरीके से दोस्तों उनको मौत के घाट उतारा गया। और इस प्रकार देखा जाए तो इजराइल एकमात्र यहूदी देश बचा है पूरे दुनिया भर में। लेकिन इजराइल की जो राजधानी है, इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। कौन सी राजधानी है? जेरूशलम राजधानी है। और ये जेरूशलम जो है बहुत पवित्र जगह माना जाता है। और पवित्रता की दृष्टि से देखा जाए तो यहां से कुल 3 लोग संबंधित हैं। एक तो ये मुस्लिम लोग भी जेरूशलम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं, दूसरा यहूदी लोग अपना पवित्र स्थान मानते हैं, तीसरा जो अंग्रेज हैं वो भी अपना पवित्र स्थान इसे मानते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये जेरूशलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको मिटाता हूं मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूं कि आगे क्या कहानी हुई। दोस्तों कहानी कुछ ऐसी हुई, शुरुआत कहां से हुई इस युद्ध की उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। युद्ध की शुरुआत हुई दोस्तों जब हमारा देश आजाद हुआ। कब? तो 1947 में युद्ध की शुरुआत हुई। हुआ क्या कि आपने यूएन का नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का नाम सुना होगा। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में इन दो देशों को क्या दिया? मान्यता दिया कि ये दो देश एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा इनको मान्यता मिला। कब मिला? तो 1947 में मिला, कंडीशन 1। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि कुछ जमीनी क्षेत्रों को लेकर के ये दो देश अपने में लड़ना शुरू कर दिए। जैसे कि बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, तो जैसे ही बंटवारा हुआ तो मुस्लिम पाकिस्तान भागना चाहे और हिंदू भाग करके भारत आना चाहे, और इसी में हो गया दंगा। और दंगा हो गया तो बहुत लोग मारे गए। बस वैसा ही कंडीशन यहां पे हो गया। जो फिलिस्तीनी क्षेत्र था वहां से यहूदी भागकर अपने देश जाना चाहे, और जो इजराइल वाला क्षेत्र था वहां से फिलिस्तीनी भाग करके वो अपने देश जाना चाह रहे थे, और इसी में हो गया
दंगा, और दंगा हुआ तो बड़े पैमाने पर दंगा हो गया। तो एक कंडीशन रहा। दूसरा कंडीशन दोस्तों, ये लड़ाई चली रही थी, चलते चलते 20 साल बीता। कितना बीता? 20 साल। अब आ गया समय 1967 का। 1967 में दोस्तों क्या हुआ? तो 1967 में हुआ ये कि ये दो देशों के बीच में जब लड़ाई चल रही थी, ये थोड़ा सा भयंकर रूप ले लिया, और उसके बाद इजराइल थोड़ा मजबूत हो चुका था। तो इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने क्या किया कि एक स्थान था, जिस स्थान का नाम है गाजा पट्टी। क्या नाम है? गाजा पट्टी। यह स्थान का नाम है गाजा पट्टी। तो गाजा पट्टी पर क्या कर लिया? इजराइल ने कब्जा कर लिया। और गाजा पट्टी अगर देखा जाए तो किसके क्षेत्र में आता था? यह आता था फिलिस्तीन के क्षेत्र में। तो यहां पर क्या हुआ कि गाजा पट्टी को इन्होंने कब्जा कर लिया, और कब्जा करके इजराइल ने कुल मिला जुला करके 25 साल तक उस पर अपना शासन किया। कितने साल तक? 25 साल। 1967 में कब्जा किया और 20-25 सालों तक मामला चलता रहा। चलिए एकदम सन मिलाते जाइए, 47, 67 और अब आ गए 27 में, 87 में। ठीक है, अब आया 1987। 87 में क्या हुआ कि गाजा पट्टी और फिलिस्तीनी जो बर्दाश्त कर रहे थे, वो बर्दाश्त करते करते अब उनको चुल मच गई कि मुझे जो है लड़ाई लड़ना है। ठीक है, क्योंकि हर बार जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान एक बार हारता है, फिर 10-20 साल चुप रहता है और फिर उठ करके खड़ा हो जाता है। बस वैसा ही कुछ यहां पे चल रहा था। पहले 47 में हारा फिलिस्तीन, फिर चुप हो गया, उसके बाद फिर लड़ाई करना शुरू कर दिया। यहां पर गलती इजराइल की नहीं है, गलती किसकी? फिलिस्तीनियों की। फिलिस्तीन ने फिर हमला कर दिया और इजराइल ने इस बार क्या कि मार पीट करके गाजा पट्टी को छीन लिया। ठीक है, गाजा पट्टी अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर 20 साल के लिए चुप हो गए। फिर 1987 में फिर यहां पर क्या हुआ? याद रखें, फिलिस्तीनियों ने क्या किया कि विद्रोह करना शुरू कर दिया। और जब यह विद्रोह का रूप लिया 87 वाला, तो भयंकर दंगा स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? भयंकर दंगा यहां पर शुरू हो गया। किसी तरह से मनाते मानते मनाते मनाते 1994 में जाकर के एक समझौता हुआ। क्या हुआ? एक समझौता। वो समझौता कौन किया? तो दोस्तों यहां पर इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यह समझौता सोचा कि एक समझौता करते हैं, कब तक हम दो देश आपस में लड़ते रहेंगे, एक कभी तो शांति आए जिंदगी में। ठीक है, और इसलिए दोस्तों समझौता किया। अब ये जो लड़ाई चल रही थी गाजा पट्टी को लेकर के, यहां पर इस समझौता में हुआ क्या कि गाजा पट्टी को हुआ कि चलो गाजा पट्टी को ही लेकर अगर लड़ाई चल रही है तो क्यों ना गाजा पट्टी को थोड़ा सा पहले समझौता किया गया, पहले थोड़ा सा नॉर्मल हुआ गया कि समझौता से काम चल जाए, दोनों देशों के बीच में बातचीत होने लगे। ठीक है, पहले तो इतना ही हुआ। 1994 में मामला थोड़ा सा और आगे बढ़ा दोस्तों, करते करते आया सन 2000। ठीक है, जब सन 2000 आया तो मैंने बताया ना कि हर 10-20 साल में इसको फिलिस्तीनियों को कुछ हो जाता है, ये बार बार अटैक करते हैं। सन 2000 में एक बार फिर से दंगा भड़क गया, फिर से हिंसा चालू हो गया। ठीक है, 2000 के बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना गाजा पट्टी से जो सैन्य सेना है उनको क्यों ना हटा लिया जाए। तो 2003 में दोस्तों यहां पर इजराइल ने क्या किया कि 2003 में वहां से अपनी सेना को वापस बुला लिया। ठीक है, इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने वहां से अपनी सेना को क्या कर दिया? वापस बुला लिया। कहां से? गाजा पट्टी से। जो गाजा पट्टी जो जगह थी, वहां से अपनी सेना को वापस बुला लिया, रिटर्न करा लिया अपनी सेना को कि सेना आप हमारी वापस आ जाओ। ठीक है, अब जब सेना वापस आ गई तो अगला प्लान यह था कि वहां से सेना हटा करके वहां पर निवासियों को बसाया जाए, क्योंकि जब लोग बस जाएंगे तो इस सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और गाजा पट्टी में फिर क्या हुआ? वहां के जो स्थानीय निवासी थे उनको जो है वहां पर रखा गया। 2005 तक में दोस्तों वहां से पूरी सेना इजराइल ने हटा लिया, हर तरह का नियंत्रण दे दिया फिलिस्तीन को। जो फिलिस्तीन अथॉरिटी थी, ठीक है, उस फिलिस्तीन अथॉरिटी के पास इस गाजा पट्टी को दे दिया गया। लेकिन यहां पर इजराइल ने क्या किया? जो हवाई रण क्षेत्र होता है, जो हवाई गश्ती होता है, उसे जारी रखा। क्यों जारी रखा? देख तौर के लिए कि भाई देखिए, हमने ही जगह हमारा ही है, लेकिन हमने युद्ध को समाप्त करने के लिए इस जगह को छोड़ दिया, लेकिन ऊपर से निगरानी वगैरह वो रखता था, तो गश्ती वगैरह करता था। यहां पर और कोई मैटर नहीं था दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ? मामला सारा बिगड़ा 2007 से। 2007 में ऐसा क्या हो गया? क्योंकि देखिए यहां पर फिलिस्तीनी जो थे, इनका खून एकदम उबल रहा था। 2007 में एक आतंकवादी गुट है, जिस आतंकवादी गुट का आपने नाम सुना होगा, कई बार विस्फोट में उसका नाम आता है। उस गुट का नाम है हमास। क्या नाम है? हमास। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो हमास जो है ये आतंकवादी समूह है, ये आतंकवादी गुट है, लेकिन
ये आतंकवादी गुट है, लेकिन यहां पर हमास जो है दोस्तों ये फिलिस्तीन की मिलिट्री फोर्स भी है। ये फिलिस्तीन की क्या है, मिलिट्री फोर्स भी है। और इसके अलावा हमास को लोग आतंकवादी संगठन भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो गतिविधियां होती हैं कुछ ऐसी रहती हैं। ऐसा मालूम होता है कि हमास ने कसम खा लिया कि इजराइल को जब तक हम मिटा नहीं देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। 2007 में जब हमास जो है अपना रूप धारण करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसने फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले लिया और फिलिस्तीन की सरकार को अपने कब्जे में ले लिया। अब फिलिस्तीन में मिलिट्री शासन के रूप में वो काम करता है, हमास जो है वो काम करता है। अब इसके बाद दोस्तों क्या किया कि हमास ने वो जो गाजा पट्टी था ना उस एरिया को पूरा अपने कब्जे में ले लिया। गाजा पट्टी जहां पर अभी हवाई रन क्षेत्र इजराइल का हुआ करता था, वहां पर जो है इस गाजा पट्टी को पूर्णतः अपने कंट्रोल में ले लिया। और जब पूर्णतः अपने कंट्रोल में ले लिया तो भाई इजराइल को गुस्सा तो आएगा। और इजराइल को जब गुस्सा आया तो इजराइल ने क्या किया, इस गाजा पट्टी को और साथ ही साथ इस हमास को अपना दुश्मन मान लिया कि हमास हमारा दुश्मन है और गाजा पट्टी ये हमारा दुश्मन क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारा क्या है, दुश्मन क्षेत्र है। अब लड़ाई तो तय थी। इसके बाद क्या हुआ, ये दुश्मन क्षेत्र घोषित करके, और क्योंकि अब जो है इजराइल की प्रतिष्ठा प्रसिद्धि देश में बहुत अच्छी बन चुकी थी, उसकी छवि बहुत अच्छी बन चुकी थी, तो ऐसा उसको डायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व होना उसके लिए उचित नहीं था। उसने क्या किया कि गाजा पट्टी में प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया कि गाजा पट्टी में आयात प्रतिबंधित किया जाता है, गाजा पट्टी से बिजली कटौती की जाती, तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए और धीरे धीरे प्रतिबंधों को सख्त करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक साल बाद 2007 के बाद 2008 आते आते तक में गाजा पट्टी की सीमाओं को सील कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। और जब ये सील हो गया दोस्तों तो इसके बाद इन लोगों ने फिर विवाद शुरू कर दिया। यही विवाद आगे चल के आज इतना बड़ा रूप धारण कर लिया है कि यहां पर यह लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई क्यों शुरू हो गई दोस्तों, एक जगह है दमिश्क में दोस्तों इजरायली सेना क्या कर रही थी, बैरिकेटिंग कर रही थी। उसी बैरिकेटिंग को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ। इसके बाद सेना के ऊपर गोलाबारी हुई। इसके बाद सेना ने क्या किया कि एक मस्जिद था, अल अक्सा मस्जिद, ठीक है, अक्सा मस्जिद, उस मस्जिद पर धावा बोल दिया। और उसी के बाद ये जो गाजा पट्टी से हमास है इसने हजारों मिसाइल दागे किसके ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर। धीरे धीरे देखते देखते जो अरब कंट्रियां थी, 57 देशों का समूह एक साथ उमड़ पड़ा कहां पर, फिलिस्तीन में। इजराइल के साथ आकर खड़ा हो गया अमेरिका। अब ऐसा मालूम पड़ता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि पूरा विश्व दो खेमों में बढ़ जाए और एक बार तृतीय विश्व युद्ध का न्योता हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों बड़ा अजीब सा सिचुएशन चल रहा है, इतनी बात याद रखेगा। और आज बता दूं आपको, ये बड़ा अच्छा मुद्दा है। तो आज 10 बजे आपको एक स्पेशल वीडियो दिया जाएगा इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, ये पूरा इतिहास बताने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर की क्लास में हम बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते। ये तो मुद्दे की बात थी, मैंने आपको बता दिया। दोस्तों इजराइल के पास में मेडिटेरियन सी है, इसको भी याद रखेगा, यानी भूमध्य सागर है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाकी जो बातें दोस्तों यहां पर आपको बता दिया गया है, इसमें फिर से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित शब्द आयरन डोम क्या है? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। आयरन डोम क्या है दोस्तों, ये बताइए। लिख रहा है नवीनतम लोहे की खान है, हमास का मूल स्थान है, एयर डिफेंस सिस्टम है, या मानव रहित जहाज है। एक्चुअली में है क्या, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए दोस्तों, एक्चुअली में ये है क्या, सोच समझ के बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, इत्मीनान से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों अगर इस आयरन डोम की बात करें तो कई बार आपको ये लग रहा होगा कि आयरन माने होता है लोहा, कहीं ये लोहे की खान तो नहीं है? नहीं दोस्तों, ये लोहे की खान नहीं है। फिर क्या है, ये अभी हम लोगों ने जो हमास की चर्चा किया, ठीक है, जो फिलिस्तीनी मिलिट्री फोर्स है, कहीं वो तो नहीं है, उसका मूल स्थान तो नहीं है? नहीं, ये कोई मूल स्थान का नाम भी नहीं है। फिर ये क्या है सर, ये कोई मानव रहित जहाज होगा या फिर एयर डिफेंस सिस्टम होगा? दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, ये इसका सही उत्तर है एयर डिफेंस सिस्टम। उत्तर मत याद करो, मुद्दा सुनो। अभी क्या हुआ, आपने पढ़ा कि हमास ने क्या किया, इजराइल के ऊपर कई रॉकेट दागे। कितना रॉकेट दागे? थोड़े बहुत नहीं, हजारों की संख्या में, 1000 से अधिक रॉकेट दागे गए। कितना? आप सोचोगे सर इतने रॉकेट अगर दाग दिए गए किसी एक देश के ऊपर, वो देश तो तबाह हो जाएगा। ना बाबा ना, तबाह नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वो बहुत मजबूत है। ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या करता है, इसी का नाम है
आयरन डोम, और ये आयरन डोम क्या करता है, ऊपर से जो मिसाइल आती है ना उसको इंटरसेप्ट करके एट अ टाइम क्या करता है, वहीं से वहीं मार गिराता, ऊपर ही ऊपर सारी मिसाइल खत्म, वो मिसाइल धरती पर पहुंचती नहीं है। अरे जब इजराइल के धरती पे गिरेगी तब तो कुछ होगा, तो 90% मिसाइलें ऊपर से क्या हो जाती, ध्वस्त हो जाती। इतना मजबूत टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास। इजराइल को सेकंड लगेगा ये हमास को खत्म करने, भाई हमास को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन सेकंड लगेगा। ये अलग बात है कि हमास के साथ 57 देशों का समूह आ गया है तो हो सकता है उसको मजबूती मिल जाए, लेकिन ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों एंटी जो है ये एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इसका इस्तेमाल दोस्तों रात में किया जा सकता है, दिन में किया जा सकता है, किसी भी मौसम में किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। इसको जो है उसने डेवलप कर लिया। दोस्तों आपको याद होगा जब मैंने बताया कि 2007 में हमास की एंट्री हुई, उस समय जब एक बार हमास के साथ झड़प हुआ उस समय इजराइल में बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसी के बाद दोस्तों इजराइल ने काम करना शुरू कर दिया एयर डिफेंस सिस्टम पे और बना लिया और अपने देश को सुरक्षित कर लिया है। एक बात और याद रखेगा, इजराइल ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के 100% नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हुई है। सबको, पूरे नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हुई है। तो वहां पर अगर सेना की संख्या पूछेंगे ना तो जितना वहां के रहने वाले लोगों की संख्या है उतने वहां की क्या है, सेना की संख्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग सबको मिला हुआ है। तो ये बात आप याद रखिएगा। यही बातें दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केयर रेटिंग्स ने, जरा ध्यान दीजिएगा, हाल ही में केयर रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी का अनुमान लगाया है, कितने परसेंट जीडीपी का अनुमान लगाया किसने, तो यहां लिख रहा है दोस्तों केयर रेटिंग्स ने। दोस्तों एक घरेलू एजेंसी है, ठीक है, जो क्या करती है, रेटिंग बताती है और यह पूछ रहा है कि इस करंट ईयर के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितना रहेगा, मतलब 2021-22 के लिए। दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि लिखा है 10.2%, तो दिमाग में आ रहा होगा कि सर 10.2 तो ऑप्शन में नहीं है, लगता है नियर बाई 10.1 है, वो सही हो जाएगा। दोस्तों इतना चालाक बनने का प्रयास मत करो यार, सुनो ध्यान से। जो एक क्रेडिट केयर रेटिंग एजेंसी थी, इसने सबसे पहले बताया दोस्तों कि 10.2% जो है ये भारत की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, लेकिन अभी उसने अपने जीडीपी ग्रोथ को कम करते हुए ये बताया, अपने नहीं मतलब भारत के जीडीपी ग्रोथ को कम करते हुए बताया कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, अब भारत 10.2% की ग्रोथ न करके वह ग्रोथ करेगा कितने से, 9.2% की तरफ से। तो ये 9.2% दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करूं तो इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों 1993 में और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। ये हर वर्ष क्या करता है, जीडीपी का अनुमान लगाता है और जीडीपी के बारे में बताता है। एक बात और याद रखेगा दोस्तों, ये 10% जो दे रहा है ना, ये अभी हाल ही में एचडीएफसी ने अनुमान लगाया, एचडीएफसी जो बैंक है इसने अनुमान लगाया कि भारत की जो जीडीपी दर रहेगी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 10%, 10% जीडीपी दर रहेगी। ऐसा अनुमान लगाया किसने लगाया, एचडीएफसी ने। इसके पहले एचडीएफसी भी हवा में था। एचडीएफसी में शुरू में कहा था कि 11.5% की ग्रोथ रेट भारत को मिलने वाली है, बाद में बोला घटा करके कि नहीं भाई 11.5 नहीं 10% ही मिलेगा। इसी तरह से अगर हम यूएन की बात करें तो यूएन ने कहा है कि 10.1% की ग्रोथ रेट होगी भारत की, क्या होगी 2021-22 के लिए। इसी तरह दोस्तों मूडीज जो है, ये मूडीज की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, मूडीज की है, जो मूडीज ने बताया है उसकी है, ठीक है, कि मूडीज ने कहा है कि 9.3% होगा। और मूडीज ने सबसे ज्यादा बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि 13.7% का ग्रोथ रेट होगा भारत का, यह सबसे पहले बताया था, बाद में बताया कि नहीं 9.3% है। तो फिलहाल तो आप याद रखेगा 9.2% या क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया ना। देखिए ज्यादा कुछ नहीं, परीक्षा में साधारण तौर पे पूछता है कि कौन ये कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं ना, सारी चीजें तो बता दिया आपको, दोबारा से इसको पढ़ूंगा टाइम वेस्ट होगा आपका। आगे देखिए, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत, यानी एक ऐसा पोत जिसमें मानव नहीं होते, मानव रहित पोत है। क्या बात कर दी, मतलब क्या गजब गजब का सिस्टम बन रहा है दुनिया में। कल्पना करो जरा, आप कल्पना करो, मानव रहित पोत है जिसको छोड़ा गया अटलांटिक में। दोस्तों अगर इस अटलांटिक महासागर की बात करें तो आपने देखा होगा कि एक तरफ अमेरिका है, नीचे की तरफ दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एक तरफ यूरोप है और नीचे की तरफ अफ्रीका है। ये बीच में यस के आकार का दोस्तों ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। तो अटलांटिक ओशियन को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित जो पोत है उसका नाम बताना है आइनस निर्भीक। अरे मेरे भाई, ये आइनस नाम का इस्तेमाल भारत में होता है। ये अटलांटिक कहां
चला गया, ठीक है। तो अगर जिसके पास थोड़ा सा दिमाग होगा वो कहेगा नहीं आइनस तो नहीं है। यहां पे सही उत्तर क्या है, माई फ्लावर 400, ठीक है। माई फ्लावर 400 ये जो पोत का नाम है, इसने अटलांटिक ओशियन को पार किया है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ना कि सर बिना आदमी के कैसे चल रहा होगा। दोस्तों एआई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अब तो आ रहा है ना, रोबोटिक दुनिया आ रही है, ठीक है। तो याद रखिए, यानी इसके पास डेवलप किया गया है कि खुद से सोचने समझने की क्षमता रख सकता है, ये करके बनाया गया और इस पर काम किया है आईबीएम ने। आईबीएम कंपनी का नाम सुना होगा, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसको बोलते हैं, कंपनी का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो आईबीएम ने इस पर इस एआई टेक्नोलॉजी पर काम किया है, इसको भी आप अपने याद रखेगा। अभी पार और नहीं किया है, पार करने वाला है, पूरा बन के तैयार हो गया। 15 मई को इसका उद्घाटन होना, उसके बाद ये रवाना हो जाएगा, ठीक है। 15 मई से होगा, तो इसको भी याद रखेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर उसमें तेल वेल कौन डालेगा, मतलब कैसे चलेगा। तो याद रखिए एआई टेक्नोलॉजी, इसको सब कुछ पता है एआई टेक्नोलॉजी की वजह से, और ये इस्तेमाल करेगा सोलर एनर्जी। क्यों? क्योंकि यार समुद्र में धूप तो मिलेगा ही मिलेगा, तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली जनरेट करेगा और उससे ये पूरी तरह से काम करेगा, ठीक है। और एक सबसे अच्छी बात जो है दोस्तों इसके बारे में, वो जान लीजिए कि इसको जो है 3 देशों ने मिलकर के इसको बनाया है। इसको बनाने में $1 बिलियन का खर्चा आया था। कितना आया था? $1 बिलियन, ठीक है। इस एआई टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए $1 बिलियन का खर्चा आया था। और इस $1 बिलियन में जो इन्वेस्टमेंट है वो कुल 3 देशों का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से एक है आपका यूएसए यानी अमेरिका, दूसरा है आपका स्विट्जरलैंड, बहुत बढ़िया बात, अमेरिका ने बड़ा स्वीट काम किया। और तीसरा देश है हमारा भारत। कौन सा है? हमारा भारत। तो याद रखेगा दोस्तों, ये तीसरा देश है जिसने $1 बिलियन में क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया है। समझ में आ रहा है ना? तो इसको याद रखेगा, माई फ्लावर 400। ये एक क्या है? ये ऑटोमेटिक चलेगा, ये एक मानव रहित पोत है, दुनिया का पहला ऐसा पोत है जो अटलांटिक ओशियन को पार करने वाला है, तैयार हो चुका है। 15 मई को ये रवानगी होगी, अपनी यात्रा शुरू करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन दो देशों के मध्य पैसेज एक्सरसाइज किया गया? दोस्तों ये किया जाता है नौसेना के द्वारा, ठीक है। और इसमें कौन कौन है दोस्त? तो भारत तो है, कंफर्म है, आपके सामने दे रहा है कि भारत और इंडोनेशिया के साथ हुआ, भारत और बांग्लादेश के साथ हुआ, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के साथ हुआ, या फिर भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश तीनों लोग संयुक्त रूप से पैसेज एक्सरसाइज कर रहे थे। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पे जो सही उत्तर होगा वो होगा भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच में क्या किया गया है? ये पैसेज अभ्यास शुरू किया गया है, एक्सरसाइज शुरू किया गया। इसमें भारत की नौसेना ने हिस्सा लिया। एक प्रश्न दोस्तों और इंपॉर्टेंट आप याद रखेगा कि यहां पर जो नौसेना ने हिस्सा लिया है, इसमें नौसेना की तरफ से कौन सा आईएनएस भेजा गया? कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ देता है, तो याद रखेगा आईएनएस शारदा। कौन है? आईएनएस शारदा इसमें हिस्सा लिया है गश्ती पोत के रूप में, तो इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों वहां पर और भी गश्ती पोत वगैरह थे। एक हेलीकॉप्टर है जो यहां पर हिस्सा लेने के लिए गया, जिसका नाम है चेतक। क्या नाम है? चेतक हेलीकॉप्टर। क्या नाम है? चेतक हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी और तो क्या बात करें, जैसे इंडोनेशिया के बारे में पूछ सकता है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखेगा जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। इंडोनेशिया की राजधानी पूछ सकता है, उसकी राजधानी है जकार्ता, ठीक है। और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है। सर एक बात और बता दो, ये जो 57 देश गए हैं फिलिस्तीन के साथ, क्या इंडोनेशिया भी जा रहा है क्या? ना, इंडोनेशिया सरेंडर कर दिया, मैं कहीं नहीं आने वाला हूं, ठीक है। तुम लोग करो जो करना, मुझे नहीं आना, ठीक है। तो इसको याद रखेगा फिलहाल के लिए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने बंदरों की जनगणना आयोजित की? आप कहोगे यार आदमी की जनगणना हुई, बात समझ में आई। चीन ने अपनी 7वीं जनगणना किया, बात समझ में आई। बंदरों की जनगणना हो गई? हाँ हो गई। क्यों? अच्छा क्या जरूरत पड़ा सर बंदरों की जनगणना करने के लिए? अरे मेरे भाई, एक ऐसे राज्य की कहानी है जहां पर मानव और बंदर के बीच संघर्ष चल रहा है। क्या मजाक कर रहे हैं सर? मानव और बंदर के बीच संघर्ष चल रहा? हाँ चल रहा है, दास्तान है पूरी लंबी चौड़ी उसकी, ठीक है। तो याद रखिए कहानी है हरियाणा की, जहां पर यह किया जा रहा है। पहली बार ऐसा किया गया कि इस जनगणना के लिए, बंदरों की जनगणना के लिए एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया और उसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल कराया गया कि आप स्थानीय लोग जो है शामिल होकर के इस जनगणना का हिस्सा बनिए और यहां पर जनगणना कराने में मदद करिए, ठीक है। तो यह काफी अच्छा न्यूज रहा है दोस्तों, एकदम एंटिक टाइप का आपको लग रहा होगा। और इसको दोस्तों मंकी सेंसस का नाम
दिया जाता है, क्योंकि बंदरों से संबंधित है तो इसको नाम क्या दिया जाता है, मंकी सेंसस। ठीक है, मंकी सेंसस काफी इंटरेस्टिंग है ना, मंकी सेंसस का नाम दिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये करवा कौन रहा है, तो याद रखिए क्योंकि जीव से संबंधित है तो भारतीय जीव संस्थान जो है दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संस्थान, जीव नहीं करिए, पूरा नाम है भारतीय वन्य जीव संस्थान। ठीक है, ये जो है इसमें डायरेक्टली हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा वाइल्ड सेंसस ऑफ हरियाणा जो है वो भी इसमें हिस्सेदार है, क्योंकि मामला तो हरियाणा का है तो वो भी इसमें हिस्सेदार है, इसको याद रखेगा। इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे दे भी रहा दोस्तों कि भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हाल ही में बंदर जनगणना किया, मंकी सेंसस किया है, मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया है, और सबसे अनूठी बात है कि इसमें आम पब्लिक को भी हिस्सा दिया गया है, आधुनिक स्थानीय लोगों को भी। हरियाणा में मानव बंदर संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भारतीय वन्य जीव संस्थान एक स्वायत्त संस्था है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। बात इतनी है, तो इतनी बात आप नोट बात लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेंढक की कौन सी प्रजाति दुनिया में आधिकारिक रूप से सबसे बड़ी है? दोस्तों अच्छा, आपको एहसास हो रहा होगा कि सर ये कितना बड़ा मेंढक है। दोस्तों ये थोड़ा बहुत नहीं, किलो में बताएं क्या, किलो में चलेगा दोस्तों। ये मेंढक का 3 किलो से ज्यादा वजन है इसका। कितना, अगर एग्जैक्ट बताएं तो 3.25 किलो का। ठीक है, कितना, अब सोचो 3.25 किलो का मेंढक, आप सोचो मतलब क्या है 3.25 किलो का मेंढक। और इसकी लंबाई कहा गया, बस यहीं से उठा लो, ये 3 2 उठा लो, 32 सेंटीमीटर। कितना, 32 सेंटीमीटर दोस्तों इसकी जो है लंबाई है इस मेंढक की। बहुत बड़ा मेंढक पाया गया, इतना बड़ा मेंढक शायद आज तक नहीं मिला। इसका नाम क्या दोस्तों, करा माइक्रो। अरे माइक्रो तो नाम तब पड़ता जब छोटा होता, यहां तो बड़ा है, तो माइक्रो नाम काटो ना यार, माइक्रो नाम, सेंस रखो ना, दिमाग में थोड़ा सा सेंस रखो। आपको उत्तर आता है नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी रखोगे तो उत्तर अपने आप सामने आएगा। 2 कट गया 2 बच गए। एक रखा है कि गोलियत फ्रॉग, दूसरा है बिजियन नाइट फ्रॉग। तो याद रखिए इसका नाम है दोस्तों गोलियत फ्रॉग। क्या नाम है, गोलियत फ्रॉग इसका नाम है। वजन 3.25 किलो और लंबाई 32 सेंटीमीटर की लंबाई है। ठीक है, हालांकि दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि जब से क्लाइमेट चेंजिंग हो रहा है और जीव जंतुओं के आवास नष्ट किए जा रहे हैं, तब से इनकी संख्या में पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा कमी दर्ज की गई है। और इसके बाद दोस्तों इसको देखा कहां गया, तो इसको सबसे पहले अभी रिसेंट में देखा गया सोलोमन द्वीप पर। कहां देखा गया, सोलोमन द्वीप पर दोस्तों इसको देखा गया। और ये एक मतलब अगर जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, जब आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, कितने किलो का होता है, 3 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, इतने तो होता है। तो वैसा ही तो है। तो याद रखिए जिस तरह से एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, जितना आकार का होता है उतना बड़ा तो ये मेंढक है। अब अगर इतना बड़ा मेंढक है तो बात तो बड़ी हो गई ना, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही बातें आपके सामने दे रहा है जो भी मैंने बताया। एक एक्स्ट्रा बात है कि मेंढक की यह प्रजाति कैमरून और इक्वेटोरियल गिनी में एक छोटे से निवास स्थान में पाई गई है। ठीक है, तो इसको भी देखिएगा। आगे देखते हैं, बुखारेस्ट 9 यानी B9 जिसे कहते हैं, यह किस अंतरराष्ट्रीय ब्लॉक के 9 देशों का एक समूह है। ठीक है, यह किस अंतरराष्ट्रीय ब्लॉक के 9 देशों का समूह है दोस्तों, कारण नाटो का समूह है, इसरो का समूह है, DRDO का है, नासा का है। तो याद रखेगा दोस्तों यह समूह है नाटो का। नाटो को दोस्तों 4 पुलिसमैन भी कहा जाता है। ठीक है, दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। ठीक है, तो नहीं, पुलिसमैन कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल को, वो अलग है, वो अलग है, नाटो अलग है। नाटो को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों ये कुल 27 देशों का एक समूह है, 27 देशों का एक समूह है। और सबसे बढ़िया बात बता दें, सबसे बेहतरीन बात बता दें कि इन 27 देशों के बीच में एक संधि हुई है कि अगर इन 27 देशों में से किसी एक पर भी हमला हुआ तो यह मान लिया जाएगा कि सामने वाले देश ने 27 देश पर हमला कर दिया। एक पर हमला किए, मान लिया जाएगा 27 देश पर हमला कर दिया। और याद रखिए जो फिलिस्तीन और इजराइल ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर इसमें एक भी नाटो देश कूद पड़ा तो जैसे कूदा 27 के 27 कूद पड़ेंगे। और 27 अगर एक साथ कूद गए तो जान लीजिए इस विश्व युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बुखारेस्ट 9 जो है ये B9 का नाम दिया गया और इसको पूर्वी फ्लैंक का आवाज कहा जाता है। इस B9 को क्या नाम दिया जाता है, यहां लिख दे रहा हूं, इस B9 को नाम दिया जाता है पूर्वी फ्लैंक का आवाज। क्या दिया जाता है, पूर्वी फ्लैंक। ठीक है, पूर्वी फ्लैंक की आवाज दिया जाता है। अच्छा करते क्या है दोस्तों, ये B9 वहां पे करता क्या है, तो याद रखिए कुल 9 देशों का समूह है जो नाटो के भीतर राजनयिक परामर्श लेने का काम करता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है,
इसके लिए इसको स्थापित किया गया था। B9 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो अभी नए चुने गए, जिनका नाम है जो बाइडेन, इन्होंने अभी वर्चुअली इसको संबोधित भी किया था, इसको भी याद रखें। बाकी अगर हम नाटो की बात करें तो नाटो की मुख्यालय जो है वो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स पड़ता है बेल्जियम में और कुल इसके देशों की संख्या पहले 27 थी, अब इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़ करके 30 हो चुकी है, तो इसको भी याद रखेगा। आगे देखते हैं, कर हाल ही में चर्चित अनुच्छेद 331 संबंधित मुद्दा है। 331 से ये जो अनुच्छेद है हमारे संविधान का, किससे संबंधित है दोस्तों? मुझे पता है आपको 331 नहीं यार, 311 क्या निकल रहा है मेरे मुंह से, ठीक है, 331 नहीं 311। 331 किससे संबंधित है बताइए? 330, 331, अरे वही SC ST जो है लोकसभा में अगर उनकी संख्या नहीं होगी तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति करेगा, SC ST के लिए जो जगह होगा, ये सब कहानी है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये 311 की बात कर रहा, मुझे पता है आपको 312 याद है, हम आपके मन की बात बता दें, आपको 315 याद है, आपको 324 याद है, यही ना, 324, 325 से निर्वाचन आयोग आपको याद होगा, और 18 साल की उम्र के ऊपर हैं तो आप जो है मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। 315 आपको याद होगा क्योंकि यहीं पर लोक सेवा आयोग की बात की गई है, यही याद है ना, पता है मुझे, ठीक है, लोक सेवा आयोग की बात की गई है। 312 में दोस्तों क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है, ये सब पता है मुझे, ठीक है। हम क्या पूछ रहे हैं बताओ, ये अखिल भारतीय सेवा यही पता है ना, लेकिन 311 नहीं पता। पूछो भाई, मुझे पता आपके मन की बात, ठीक है। तो 311 किससे संबंधित है? लिख रहा है कि किसान आंदोलन संबंधित है, मुकेश अंबानी टेरर स्केयर केस से संबंधित है, चुनाव आयोग ने अभी जो लापरवाही किया जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैल गया उससे संबंधित है, या छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ जिसमें बहुत सारे जवान शहीद हो गए, पुलिस वाले शहीद हो गए, उनके लिए कार्यवाही के लिए जो है संबंधित है। किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जरा दिमाग लगाइए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ये संबंधित है दोस्तों, याद रखेगा। अभी जो मुंबई में मुकेश अंबानी टेरर स्केयर केस हुआ, दोस्तों आपने पढ़ा होगा, मुकेश अंबानी का घर जो है एक बेहतरीन इमारत है, उसका नाम है अंतालिया। क्या नाम है? अंतालिया। और अंतालिया के सामने एक ऐसी कार खड़ी थी जिसमें विस्फोटक सामान भरा हुआ था। उसके बाद दोस्तों जांच पड़ताल होने लगा और जांच पड़ताल के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई, ठीक है। आपने उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, जिनका नाम क्या है जल्दी से बताइए। एक व्यक्ति है, जल्दी से बताइए सोच समझ के, उनका नाम क्या है? सचिन वाजे का नाम सुना होगा। पुलिस अधिकारी हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं सचिन वाजे, उनकी नियुक्ति की गई छानबीन करने के लिए, जांच करने के लिए। बाद में कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा गड़बड़ हुआ तो उनको जो है यह माना गया कि उन्होंने शायद कोई षड्यंत्र किया था, उसके बाद उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। तो बात आती है सर कुल मिला जुला के बताइए कि 311 क्या करना चाहता है? 311 कहता है कि अगर कोई लोक सेवक है तो जिसने भी उस लोक सेवक को नियुक्त किया है वो उसको बर्खास्त कर सकता है, ऐसा कहा गया 311 के अंतर्गत। तो अभी ये चर्चे में मुद्दा चल रहा है क्योंकि उनको बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो, और अब तक 63 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं, तो बहुत कुछ है, ठीक है। आपने अर्णव का नाम सुना होगा जो टीवी एंकर हैं, अभी उनके लिए केस जो हुआ था दोस्तों उसमें भी यही गए हुए थे, ठीक है। तो बहुत कुछ है। एक और मामला था मनसुख हिरन हत्याकांड, उसमें भी दोस्तों इनको गिरफ्तारी हुई थी, तो ये सब याद रखें, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 311 की बात है, लिख रहा नागरिक क्षमताओं में भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को पद से हटाने के बारे में वर्णन करता है। 311 एक जो है दोस्तों ये सिविल सेवा को उसके पद से हटाए जाने की बात करता है, और 311(2) उस सदस्य के खिलाफ दर्ज आरोपों के बारे में सूचित करने की बात करता है। तो ये मामला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर हाल ही में चर्चित शब्द 5 डीप्स एक्सपेडिशन क्या है दोस्तों? ये क्या है? करे चांद पर 5 सबसे गहरे स्थान हैं, या दुनिया की 5 सबसे गहरी खाने हैं, या फिर मंगल ग्रह पर 5 सबसे गहरे स्थान हैं, या फिर महासागरों में 5 सबसे गहरे स्थान है। आप बताइए किससे संबंधित है दोस्तों? तो अगर मैं बात करूं 5 डीप्स एक्सपेडिशन की, तो यहां पर आपका सही उत्तर होगा कि महासागर के 5 सबसे गहरे स्थान है। क्यों? क्योंकि अलग अलग महासागरों में अलग अलग गहराई के स्थानों के बारे में बताया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों? तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जैसे आपने जावा ट्रेंच के बारे में सुना होगा। किसके बारे में सुना होगा? पढ़ा है कि नहीं जावा ट्रेंच? पहले बताइए, जावा ट्रेंच पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, जावा ट्रेंच, ठीक है। जावा ट्रेंच कहां पर है दोस्तों? तो इसकी स्थिति है हिंद महासागर में। यह हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा फैक्टेरियन, क्या पढ़ा होगा? फैक्टेरियन, ठीक है।
फैक्टीरियन, ठीक है, फैक्टीरियन ट्रेंच के बारे में पढ़ा होगा। फैक्टीरियन ट्रेंच कहां पर है दोस्तों? तो ये दक्षिणी महासागर का सबसे गहरा स्थान माना जाता है, सबसे गहरा स्थान माना जाता है। जैसे जावा ट्रेंच, ऐसे ऐसे आपने पढ़ा होगा मेरियाना गर्त के बारे में। मेरियाना गर्त दुनिया का सबसे गहरा स्थान है, 11,022 मीटर ये गहरा है, ठीक है। तो याद रखेगा मेरियाना गर्त दोस्तों, ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। किसका? प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच। क्या पढ़ा होगा? प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है। तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा और ये संबंधित है अटलांटिक ओशियन से। अरे जहां पर जहाज गई मानव रहित वाला, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन से कितना हो गया? 1, 2, 3 और 4। एक और कौन सा छूट रहा है? जावा हो गया, फैक्ट्रियन हो गया, मेरियाना हो गया, प्यूर्टो रिको हो गया, ठीक है। एक और लिख लीजिएगा, मोलय होल। क्या नाम है? मोलय होल, ठीक है। ये कहां पर है दोस्तों? तो ये आपका है आर्कटिक ओशियन में। कहां पर है? आर्कटिक ओशियन। ये 5 जो महासागर हैं, ये अलग अलग महासागरों में उसके जो सबसे गहरे स्थान हैं उन्हीं को यहां पे काउंट किया जाता है और उसी को बोलते हैं 5 डिप्स एक्सपेंडिशन। क्या बोलते हैं? 5 डिप्स एक्सपेंडिशन, ठीक है। ये भी आप याद रखेगा। चलिए, तो यही बात यहां पे बताया जा रहा है दोस्तों कि 5 डिप्स एक्सपेंडिशन दुनिया के 5 महासागरों के सबसे गहरे बिंदु हैं। प्रशांत का आपने पढ़ लिया, मेरियाना ट्रेंच हो गया। अटलांटिक का आपने मोलय होल पढ़ लिया। भारतीय मतलब हिंद महासागर, भारतीय इन द सेंस क्या है यहां पर याद रखें? हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर में आपका जावा ट्रेंच हो गया, आर्कटिक है और दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो ये सब याद रखें दोस्तों। आर्कटिक में, अच्छा ये अटलांटिक था ना, अटलांटिक में आपका क्या था? प्यूर्टो रिको था। हमने आर्कटिक इसको पढ़ लिया, आर्कटिक का मोलय होल था। तो ये याद रखेगा। दुनिया की जो दूसरी सबसे गहरी खाई है दोस्तों, उसका नाम है टोंगा खाई। ये होरेजन डीप के नाम से जाना जाता है और मेरियाना ट्रेंच तो सबसे गहरा है और इसकी गहराई है 11,022 मीटर। तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। फिलहाल एक जानकारी और यहां पर दिया जा रहा है कि इस अभियान में, ये जो अभियान चलाया गया था, इस अभियान में कुछ प्रमुख जानवरों के बारे में यहां पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया। जैसे कि जेलीफिश जो मछली होती है दोस्तों, ये 10,000 मीटर के गहराई तक पाई जाती है। आप सोचो 10,000 मीटर नीचे जाएंगे तब आपको जेलीफिश मिलेगा। 6500 मीटर पर आपको स्क्विड मिल जाता है। ऑक्टोपस जो होता है 2000 मीटर की गहराई पर मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां तक ये जीवित रह सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे नहीं जा पाते। इस तरह की परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दुनिया में 80% महासागर के बारे में अभी भी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। व्यक्ति बहुत ज्यादा खोज नहीं पाया है, लेकिन चीन जो है दोस्तों, वो आक्रामक तरीके से महासागरों के अंदर की दुनिया के बारे में पता लगा रहा है। दक्षिणी चीन सागर को एकदम खंगाल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। तो आज की सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों। मुझे लगता है काफी अच्छा और काफी प्यारा सा सेशन रहा होगा। जिन्हें भी टेस्ट की जरूरत होगी, आइए टेस्ट दीजिए, क्लास देखिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, ब्लॉग पढ़िए, ऑनलाइनर पढ़िए, सब कुछ यहां पर अवेलेबल है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। बहुत बेहतरीन हमारी तरफ से कोटेशन आपके लिए है, प्यारा सा। देर से बनो पर कुछ जरूर बनो। देर से बनो पर कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं कि हैसियत क्या है आपकी। इसलिए जो बन सकते हो आज बनो। आज मेहनत करोगे तो कल बैठ कर खाओगे। बहुत मजा आने वाला है। पूरी जिंदगी आपके सामने पड़ी है। तो आज के साथ ये सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।